नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। धर्मचक्र दिवस पर आज पीएम मोदी बौद्ध विद्वानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज बीजेपी की ओर से कोरोना वायरस पर किए गए काम की जानकारी लेंगे। असम में बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है। ममता बनर्जी की 21 जुलाई को पहली वर्चुअल रैली होगी। कानपुर मुठभेड़ केस में दारोगा विनय तिवारी से पूछताछ की गई। कानपुर मुठभेड़ के आरोपी विकास दुबे पर 50,000 का इनाम रखा गया। कानपुर में शहीद हुए सिपाही राहुल का आज औरैया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद दारोगा महेश चंद्र यादव को आज रायबरेली में अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,364 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2,520 नए मरीज सामने आए। मुंबई के कई इलाकों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजकोट में आंधी और बारिश की वजह से कई मकान और पेड़ गिर गए। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मार दिया गया। दिल्ली में आरटीआई कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में आज नेपाल के पीएम ओली की किस्मत का फैसला होगा। कानपुर मुठभेड़ केस में चौबेपुर के दारोगा विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक है। बताया जा रहा है कि दबिश के दौरान भी वो सबसे पीछे चल रहा था। यही नहीं, धारा के तहत एफआईआर लिखने में भी वो आनाकानी कर रहा था। इसलिए एसटीएफ ने दारोगा विनय तिवारी से पूछताछ शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जो शक है वो अब दारोगा विनय तिवारी पर गहरा रहा है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि विनय तिवारी ही मुखबिरी करता रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि दबिश के दौरान भी सबसे पीछे वो चल रहा था। यही नहीं, खास धारा के तहत जब एफआईआर लिखने के लिए कहा गया तो भी आनाकानी करता हुआ दिख रहा था। इसलिए एसटीएफ ने दारोगा विनय तिवारी से पूछताछ की है। पश्चिमी बंगाल में आए अम्फन तूफान की मार झेलने वाले लोग सरकार से मुआवजा मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। 20 मई को आए अम्फन तूफान के पीड़ितों को अब तक सरकारी मदद नहीं मिली, जिसके लिए सड़क पर उतरे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की सड़कों पर पुलिस वाले लोगों के पीछे दौड़ते हुए दिखे। जो भी पुलिस के हाथ आया उस पर पुलिस वालों ने लाठियां बरसा दी। प्रदर्शन कर रहे लोग सैकड़ों की तादाद में थे। जब पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू किया तो लोगों ने भी पत्थर बरसा दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। गली में पुलिस की टीम और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने आ गए। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने एक और गोली आसमान में चलाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अम्फन पीड़ितों के लिए आई रकम केवल सरकारी कागजों में सिमट कर रह गई और तूफान की मार झेलने वालों को कुछ नहीं मिला। प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़कों पर मार्च करते रहे। पुलिस ने पहले उन्हें रोका और फिर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी खालिद सैफी को सिंगापुर से पैसे भेजे गए जो उसके एनजीओ के खाते में ट्रांसफर हुए थे। जांच में यह भी पता चला कि खालिद सैफी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान फंड जुटाने के मकसद से जाकिर नाइक से भी वो मिला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों में एक मास्टरमाइंड खालिद सैफी को बीते महीने गिरफ्तार किया था। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव होने से बीएमसी निशाने पर आ गई। बीएमसी ने कुछ ही दिनों पहले नालों की सफाई का काम पूरा होने का दावा किया था, लेकिन कुछ घंटे की ही बारिश ने बीएमसी की तैयारियों का इम्तिहान ले लिया। हर बार की तरह बादल बरसे और मुंबई की सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। दादर में तो बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। एक तस्वीर में सड़क किनारे एक बेंच पानी में आधी डूबी नजर आई।
बीएमसी ने मॉनसून से निपटने के लिए कितनी तैयारियां की, इसकी एक झलक सायन इलाके में भी दिखी। दादर की तरह वहां भी सड़कों ने तालाब की शक्ल ले ली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं और जैम की समस्या ने भी लोगों को फंसा दिया। यहाँ पर देखिए एक लाइन से अब केवल बसें ही आपको गुजरती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि हैवी व्हीकल्स ही यहाँ से पास ऑन हो सकते हैं। हर साल की तरह अंधेरी वेस्ट का सबसे चर्चित अंडरपास इस बार भी कुछ घंटों की बारिश नहीं झेल पाया। बारिश हुई और अंडरपास में नाक तक पानी भर गया। इसके बाद वही हुआ जो हर साल होता है, इलाके के अंडरपास को बंद कर दिया गया। मुंबई के खार वेस्ट की एसवी रोड पर भी पानी भरने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समय है मुंबई के एसवी रोड खार इलाके में है और आप देख सकते हैं कि जो सड़कों की हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ घंटे हुई बारिश से मुंबई का सायन पुलिस स्टेशन भी नहीं बच पाया। स्टेशन में भी बारिश का पानी पहुंच गया। लेकिन ये तो हुआ कुछ घंटे की बारिश, पर अब मुंबई पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया और मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब भारी बारिश से खतरे के लिए मुंबई में चेतावनी जारी कर दी गई। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी को रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है। मुंबई के कुछ इलाकों में तो तेज बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। समंदर में भी ऊंची लहरें उठती दिखी। मुंबई में तेज बारिश शुरू हो चुकी है और यही हालात मुंबई के आसपास के इलाकों में भी है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो पूरे शहर में कम हो चुकी है। मुंबई पर कोरोना की मार के बीच भारी बारिश की चेतावनी को खतरे की घंटी माना जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने लोगों से जरूरी नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से असम में बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वालों के परिवार के लिए मदद का ऐलान किया गया। इन परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नेशनल रिलीफ फंड में असम के बाढ़ पीड़ितों की इसमें मदद की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि जो परिवार इससे ज्यादा पीड़ित रहे हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिवराज मंत्रिमंडल में विधायक शैलेंद्र जैन को जगह नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने मध्य प्रदेश के सागर में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। इंदौर और देवास से उठती विरोध की ऐसी ही आवाजों के बीच सागर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पार्टी ने सागर की जनता और इलाके के कार्यकर्ताओं का अपमान किया और अपनी नाराजगी जताने के लिए शैलेंद्र जैन के समर्थक झील के पानी में उतर पड़े। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। विधायक के समर्थकों ने नारेबाजी कर शैलेंद्र जैन को मंत्री बनाने की मांग की। सागर की जनता करे पुकार, शैलेंद्र भैया जिंदाबाद। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से सागर की झील के आसपास चहल पहल बढ़ गई। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से बीते कुछ महीनों से यहां सन्नाटा रहता था। यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने अलीगढ़ हाईवे पर इनामी बदमाश बबलू को मार गिराया। बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2016 में हाईवे पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। साथ ही मां बेटी के साथ गैंगरेप भी किया था। इस घटना से पूरा देश दहल गया था। बबलू को उस कांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। बबलू पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले बदमाश बबलू पर 10 केस दर्ज थे। एसटीएफ टीम को बबलू के बारे में सुराग मिला था कि वो अलीगढ़ हाईवे पर है, जिसके बाद पुलिस की बबलू के गैंग से भिड़ंत हुई। एनकाउंटर में गैंग के बदमाश बबलू को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे कुछ बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है और हमारा पुलिस भी उसके जवाबी फायरिंग किया है। लगातार फायरिंग हुई थी। फायरिंग में कई राउंड दोनों तरफ फायर हुआ। पहचान किया है, ये एक बदमाश है, उसका नाम बबलू, वो जनपद हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। नंगला एक्सप्रेस गांव का रहने वाला है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच अब एक अच्छी खबर आ रही है और वो ये कि बहुत जल्द कोरोना महामारी की वैक्सीन कोवैक्सिन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक, देश में मेडिकल साइंस से जुड़ी रिसर्च पर नजर रखने वाली संस्था आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार कर रही है और आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मतलब खबर यह है कि 7 जुलाई से इस दवा का ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर ने ट्रायल को तेजी से करने के लिए कहा है ताकि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सिन तैयार हो सके। So we were working for last 3-4 months, very day and night on this vaccine.
with the ICMR and National Institute of Virology, Pune. I mean, I can't promise all this timeline, but certainly one thing I can tell you, there will not be any delay from our side as a manufacturing company. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल और जल्द बाजार में आने पर खुशी जताई। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि अगर वैक्सीन सक्सेस होती है तो महाराष्ट्र सरकार ज्यादा वैक्सीन मंगाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी ये बहुत टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो डेडलाइन दी गई है 15 अगस्त की, वो 15 अगस्त तक अगर ये सब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये जो साइट्स हर हॉस्पिटल की दी गई है, वहाँ पर अगर प्रॉपर अप्रूवल्स मिल जाते हैं और टाइमली काम होता है तो 15 अगस्त तक ये हमारा पहला इंडिजिनियस वैक्सीन आना चाहिए। ऐसी मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। जो महाराष्ट्र के लिहाज से किस तरीके से ज़रूर हम तो महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की क्वांटिटी मिले और हमारा महाराष्ट्र पूरा ही हम वैक्सीनेट करें, यही हमारा टारगेट रहेगा। जब वैक्सीन आएगा मार्केट में या उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएंगे तो महाराष्ट्र उसमें एग्रेसिवली वो हासिल करने के लिए और महाराष्ट्र की पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। सूरत से कई हीरा कारीगर अपने गांव लौट गए। सूरत में हीरा कारोबार बंद होने के बाद कई कारीगर फिर अपने गांव लौटने लग गए। आज हवे कारीगर नो कोण नथी सरकार के नथी कंपनी, तो हवे कारीगर ने करवानो शू। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ कारोबारियों ने चीन के सामान का विरोध किया और दूसरे कारोबारियों से भी दिवाली पर चीन से माल नहीं मंगवाने की अपील की। आगे से कोई नया ऑर्डर चाइना को ना दिया जाए और चीन से आयात पूरी तरह से बंद किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर रहे असीम गुप्ता के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। कुछ दिन पहले डॉक्टर असीम गुप्ता की मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। हमने जो 1 करोड़ रुपए का जो चेक दिया है वो बहुत छोटी राशि है, एक तरह से किसी की भी जान की कीमत नहीं होती। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक बच्ची के गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। नाबालिग जो आरोपी हैं उन्होंने नाबालिग जो पीड़िता है उनको ये बातें कही कि आपको कोरोना हो गया है और उसके लिए हमें सुई लगाने आपको लेके जाना है। कोलकाता में कुछ जगहों पर नकली N95 मास्क बेचने के मामले सामने आए। चाइनीज मास्क जो कह लें, जो सस्ते में बिक रहे हैं, धड़ल्ले से कोलकाता की बाजारों में बिक रहे हैं, N95 मास्क के नाम से बिक रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के हमीदपुर गांव में आरटीआई कार्यकर्ता रमेश मान की अज्ञात हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी। रमेश मान ने एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन की शिकायत हाईकोर्ट में लगाई थी और उसी विवाद को लेकर यहां पर लगातार लोग विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हमीदपुर गांव के रहने वाले उमेश मान अपने घर में आगे बैठे थे, तभी कुछ लोग एक कार में सवार होकर आए और आते ही रमेश मान के ऊपर लोहे की डंडों से हमला शुरू कर दिया। रमेश मान के हाथ और पैर पर डंडों से वार किए गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के ठीक बाहर सड़कों पर निकल आए और अपने संगठन के झंडों के साथ ही पार्टी नेताओं के झंडे और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर से कमीज उतार डाली, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद जब प्रदर्शनकारियों ने आपस में दूरी नहीं बनाई तो पुलिस उन्हें आगाह करती दिखी। 144 यहाँ पे लगा दी गई है और कोरोना महामारी एक वैश्विक रूप ले चुकी है। आप लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इसी बीच एक कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के बीच एक पुतला लेकर पहुंच गया। इस पर एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को पर्यावरण कानून की याद दिलाकर किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं जलाने की हिदायत देता नजर आया। इस हलचल के बीच प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी तेज कर दी और एक प्रदर्शनकारी ने तो कमीज उतारकर प्रदर्शन करने की वजह भी बताई। 100 कुछ ट्रेनें इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर। इसलिए हम लोग सब लोग नंगे होकर यहाँ पे आए। देश हमारे लोग नंगा हो चुका है आज के टाइम।
पीएम मोदी धर्मचक्र दिवस पर आज बौद्ध विद्वानों को संबोधित करेंगे, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मचक्र दिवस का सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 30 लाख दुनिया भर के 30 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है। इस दिन बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। उसी की याद में यह आयोजन वाराणसी के पास सारनाथ के डियर पार्क में मनाया जाता है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे संबोधित करेंगे? देखिए, हमें बताया गया है 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि ये आज का दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दोनों हिंदू और बुद्धिस्ट पूरी दुनिया में बहुत ही पावन दिन के रूप में मनाते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में। आज ही के दिन बुद्ध ने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और आज के दिन को पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट धर्म चक्र प्रवर्तना यानी टर्निंग ऑफ द व्हील्स ऑफ धर्म यानी बुद्ध की जिंदगी की शुरुआत कहते हैं कि काफी पावन दिन माना जाता है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो एक वर्चुअल तरीके से एक भाषण देंगे, जिसमें भारत की एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट भारतीय ओरिजिन की, उसको हमारे राष्ट्रपति को प्रेजेंट करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और खास बात यह है कि जो तिब्बत से लेकर तमाम इलाके हैं जहां बुद्धिस्ट रहते हैं, उन सब के लिए बड़ा संदेश भी हो सकता है, खासकर जब ऐसे में जब भारत और चीन का जब फेस ऑफ चल रहा है और तमाम तनाव चल रहे हैं, तो ये बहुत ऑस्पिशियस डे है, खासकर डिवोटीज के लिए, बुद्धिस्ट और हिंदू के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन, और खासकर प्रधानमंत्री के संदेश के लिए कि वो दुनिया भर के बुद्धिस्ट जो लगातार तमाम देशों में बसे हुए हैं, आसपास के देशों में, जापान से लेके चीन से लेके श्रीलंका और तिब्बत तक, उन सब के लिए क्या संदेश देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन के दक्षिणी इलाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं। चीन का ये इलाका पिछले कई हफ्तों से खराब मौसम की मार झेल रहा है, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ की डरा देने वाली ऐसी ही एक तस्वीर यूनान प्रांत से सामने आई, जहां एक मकान देखते ही देखते सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तक पानी की चपेट में आ गई। सामने आई एक ऐसी ही तस्वीर में एक भारी भरकम गाड़ी खिलौने की तरह सैलाब में बहती नजर आई। चोंगचिंग में भी ऐसे ही डरा देने वाले हालात नजर आए। वहां की एक तस्वीर में बाढ़ का पानी एक इमारत की बालकनी से झरने की तरह गिरता दिखा। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। बारिश और बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। रास्ते बंद होने से सैकड़ों लोग जहां तहां फंस गए, जिन्हें बचाव दल की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी के एक नेता और कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जो पुलिस ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को टोका, तो वो उनसे ही भिड़ गए और बीच सड़क पर ही पुलिस और उनके बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, जिस पर हंगामा और तेज हो गया। इस बीच कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस वालों को धक्का दे दिया। मान जाओ। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। तब तक वहां भीड़ जुट चुकी थी, जिसके बाद पुलिस मामले को शांत कराती हुई नजर आई। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा पूरा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने उनकी टोका टोकी की, इस पे उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नेता और कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद किया। पकड़े गए बदमाश की डकैती के एक केस में तलाश थी। क्षेत्र में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यह डकैती में वांटेड था। इसका नाम इरशाद है। डकैती में वांटेड था और ये शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। कितना इनाम? इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्र सरकार राज्यों की हर मुमकिन मदद करने में जुटी है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ N95 मास्क और 1 करोड़ PPE किट राज्य सरकारों को मुफ्त दी।
पीपीई किट और N95 मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। इनमें करीब 8 लाख पीपीई किट और करीब 13 लाख N95 मास्क अकेले दिल्ली को दिए गए, जबकि करीब 12 लाख पीपीई किट और 20 लाख से ज्यादा N95 मास्क महाराष्ट्र को भेजे। इसी तरह तमिलनाडु को 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट और करीब 10 लाख N95 मास्क दिए जा चुके हैं। इसके अलावा देश में बने 11,300 वेंटिलेटरों को भी राज्यों के बीच बांटा गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है। राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिलें तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे कई इलाके में अंधेरा छा गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,364 नए मामले सामने आए। इस दौरान 198 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। राज्य में अब तक 8,646 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के मरीज बढ़कर 1,92,990 हो गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों ने फिर से हमला कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। लेकिन इस बार टिड्डियों का दल पाकिस्तान सीमा से दूर अलवर और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच गया। और लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब टिड्डियां रिहायशी इलाकों में घुस गईं। टिड्डियों के हमले की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में टिड्डियों का झुंड एक मोहल्ले के ऊपर उड़ता दिखाई दिया, जिससे बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। सड़कों पर तो सन्नाटा पसर गया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कर्फ्यू लगा हो। एक दूसरी तस्वीर में लाखों की संख्या में टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी, मानो टिड्डियों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया हो। इसी तरह की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें टिड्डियों का झुंड पेड़ों के ऊपर मंडराता नजर आया। इस बीच कुछ महिलाएं और बच्चे टिड्डियों को भगाने के लिए थाली पीटते दिखाई दिए। अलवर की तरह करौली में भी पाकिस्तान से पहुंची लाखों टिड्डियों ने अपना डेरा जमा लिया, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों की मदद से अभियान चलाकर टिड्डियों का सफाया किया। एक पेड़ के नीचे तो मरी हुई टिड्डियों का ढेर नजर आया। रात भर सारी टीमें टीम भावना से कार्य करते हुए बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे ये सारी फसल बच पाई है। नहीं, फसल बच पाना संभव नहीं था। यही नहीं, टिड्डियों के खात्मे के बाद कृषि विभाग के अधिकारी इलाके का मुआयना करते भी दिखे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,520 नए केस सामने आए और इस दौरान 59 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 94,695 हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2,923 हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 65,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। नोवाक जोकोविच की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उनकी पत्नी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। जोकोविच समेत कई खिलाड़ी एक चैरिटी टूर्नामेंट में खेलने के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। केंद्र सरकार ने बताया कि वो अब तक 2 करोड़ N95 मास्क और 1 करोड़ पीपीई किट राज्यों को मुफ्त में दे चुकी है। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों से उनके खून का प्लाज्मा लेना जरूरी करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सभी अस्पतालों से विचार करने का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। मुंबई में एक परिवार ने नानावटी अस्पताल पर उनके एक मरीज से कोरोना वायरस के इलाज के लिए 18 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया। इस मामले में परिवार ने अस्पताल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शाहिद अफरीदी की पत्नी और दोनों बेटियां कोरोना वायरस से ठीक हो गई। अफरीदी ने अपने प्रशंसकों का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या और उनके हथियार लूटने के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विकास दुबे समेत 35 लोगों पर हत्या, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें, कानपुर मुठभेड़ जिसमें विकास दुबे समेत 35 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, इन पर
हत्या, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, कल ही जिस तरीके से ये घटना सामने आई, कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या और उनके हथियार लूटने के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी? देखिए, कल कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिगरू गांव में जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें 8 पुलिसकर्मियों के शहीद हो जाने के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 35 लोगों के खिलाफ हत्या, लूट, 7 CLA, सरकारी कार्य में बाधा जैसे संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए 100 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें STF भी लगातार ये प्रयास कर रही है और करीब 500 से अधिक जो नंबर हैं उनको सर्विलांस पे लगाया गया है। उनकी तलाश की जा रही है कि कौन कौन से लोग इनमें संपर्क में थे। साथ ही जो सघन तलाशी अभियान चल रहा है, चाहे वो बिकरू में हो, विकास दुबे के घर पर हो या लखनऊ स्थित आवास पर हो, तो वहां से भी कई अहम दस्तावेज मिले हैं। बिकरू आवास से 2 मोबाइल मिले हैं। पुलिस उन मोबाइलों की भी कॉल डिटेल चेक करा रही है कि बीते 24 घंटे के अंदर विकास दुबे से किन किन लोगों की बात हुई थी, कौन कौन लोग ये शामिल हुए थे और जो गाँव के लोग हैं जिन घरों से फायरिंग की गई उनसे जुड़े लोगों को भी उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारा जा रहा है, चाहे कानपुर देहात हो या जहाँ जहाँ विकास दुबे का ठिकाना रहा है, जहाँ पहले उनके घरों पर छापा मारा गया, जहाँ पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारी की गई, उन तमाम ठिकानों पर लगातार पुलिस STF द्वारा छापा मारा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए। साथ ही साथ खुद जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, ADG कानून व्यवस्था हो या ADG जोन हो, वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। जी। अमेरिका के अटलांटा में एक पुलिस वाले ने राहगीर की साइकिल की मदद से भाग रहे एक आरोपी को दबोच लिया। हत्या का यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो साइकिल सवार भी वहां आता दिखा, जिसे रुकवाकर उस पुलिस वाले ने उससे साइकिल मांग ली और फिर उसी साइकिल से आरोपी का पीछा शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में वो पुलिस वाला तेजी से साइकिल चलाते हुए आरोपी के पीछे भागता नजर आया। हालांकि आरोपी के भागने की खबर मिलते ही पुलिस की एक और टीम भी उसके पीछे लग गई थी, जिसने भाग रहे आरोपी को दबोच लिया और फिर उसे साइकिल सवार पुलिस वाले के हवाले कर दिया। यूपी के कानपुर में शहीद हुए राहुल का आज औरैया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां पूरे गांव में मातम छा गया। राहुल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ में कल राहुल शहीद हो गए थे। राहुल की 2018 में शादी हुई थी और उनकी 3 महीने की एक बच्ची है। ये 2015 में भर्ती हुआ था और ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे। 2016 में ज्वाइन कराया था। 2018 22 फरवरी 2018 में शादी हुई। अभी 3.25 महीने बच्ची है। हमारे विभाग के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ये सभी बड़े वीर और बड़े शौर्यवान में थे। हम सब आज इसको लेकर के बेहद दुखी हैं और आज गांव के लोग भी तो हम लोग एकत्रित हैं, आसपास के लोग भी एकत्रित हैं और सभी उनके दुख में शरीक हैं। कोरोना संकट की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में बूढ़े और बीमार लोग बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। इन लोगों में महामारी के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है और इसी बात का ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग बैलेट पेपर के जरिए मतदान करेंगे। इसके अलावा ये सुविधा गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं को भी मिलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से मतदान केंद्रों पर कम भीड़ लगेगी और लोग कोरोना से बचते हुए घर बैठे वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग की इस पहल की राजनीतिक पार्टियों ने भी तारीफ की और इस फैसले पर अपनी सहमति जताई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से उनकी पार्टी की सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। वहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए बयान दिया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ।
तेजस्वी ने जैसे ही ये बयान दिया, जेडीयू को बैठे बैठाए आरजेडी पर हमला करने का मौका मिल गया। आज तक हम लोग यही कहते हैं कि इनके माता पिता का जो राज था 15 साल, उसको जंगल राज से जाना जाता था। जो हम लोग कहते थे उसको आज तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि आरजेडी ने तेजस्वी यादव के बयान को अलग मायने निकालने और उसे पार्टी की प्रगतिशील सोच का नतीजा बताया। उसको एक यंग लीडर का एक इनोसेंट बयान जो विश्लेषण के आधार पर है, तो सरोकार बदले हैं और हम चाहते हैं कि अब आगे समावेशी तरीके से बिहार का कैसे विकास हो। चीन से चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच पहुंचकर सबको चौंका दिया। लेह में सैनिकों के बीच पहुंचने का कार्यक्रम पहले आर्मी चीफ का था, लेकिन आर्मी चीफ के साथ प्रधानमंत्री भी सरहद के पास पहुंच गए और अचानक सुबह करीब 10 बजे वायुसेना के एक विमान से लेह पहुंच गए। उनके साथ आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे। सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को फौज की तैनाती की जानकारी दी और एक नक्शे पर मौजूदा हालात समझाए। जैसे ही वो जवानों के बीच पहुंचे, देशभक्ति के नारे लगने लगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके भाषण की शुरुआत भी भारत माता की जय के नारों के साथ हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए जमीन के टुकड़े हड़पने की चीन की नीति का विरोध किया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। गलवान की झड़प में जख्मी हुए जवानों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने हर जवान से हालचाल पूछा। जख्मी जवानों में भी प्रधानमंत्री ने जोश भरने की कोशिश की। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। तेलंगाना के टांगूर में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क टूट गई और इस टूटी सड़क से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। असम में लगातार बारिश होने से यहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। हाल ऐसा दिखा कि मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ा इलाका नदी जैसा बन गया और यहां पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पक्की सड़क बीच से टूट गई। इस दौरान उस टूटी हुई सड़क से एक बस गुजरती दिखी, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और बस रोक दी। वहीं दूसरी ओर बने एक पुल पर खड़े कई लोग इसका वीडियो बनाते नजर आए। चीन की जियांगसू में एक महिला एक ट्रक की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क के किनारे खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे उस ट्रक का दरवाजा उसके सिर पर गिर पड़ा। इससे पहले सड़क के किनारे खड़ी वो महिला किसी से फोन पर बात करती दिखी, लेकिन तभी वो ट्रक वहां से गुजरा जिसके पिछले हिस्से का एक दरवाजा खुलकर उसके सिर पर गिर गया। चोट लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ी और बुरी तरह कराहने लगी। महिला को घायल देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। हादसे के कुछ देर बाद ट्रक को भी पकड़ लिया गया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबरें।